यसु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती और नाज़रीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान कोयटा से ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं और आज बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी से एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ हमारी बातचीत होगी, जिनको खुदावंद ने बहुत सारे स्किल्स और टैलेंट से नवाजा है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत वकार खुर्शीद आलम साहब के साथ एक दिन आइज़ैक टीवी में बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि वो कैसे इस बड़े मनसब पर है। वो एसी भी रह चुके हैं, आज वो जो उनकी प्रेजेंट पोजीशन है वो ज़ियारत पे डिप्टी कमिश्नर डीसी है। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात और आइज़ैक टीवी की टीम के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे जनाब उनके बड़े भाई जो अभी हमारे साथ हैं, मैं इनका भी तहे दिल से ममनू शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने आफ्ताब खुर्शीद आलम साहब, जो ये ख़ुद एक ब्यूरोक्रेट से बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ज़ियारत और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ज़ियारत में ये तैनात हैं और दोनों भाई यहाँ बहुत बड़े मनसब पर है। तो मैं थैंकफुल हूँ कि कोयटा से इन्होंने मुझे सुबह लिया और ये मुझे साथ लेके जा रहे हैं और मैं इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए भी दुआ गो हूँ। तो नाज़रीन, आप आज बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत बलूचिस्तान का प्रोग्राम देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर हमने और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से आज बातें होंगी। गॉड ब्लेस यू। जब हम डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत मिस्टर वकार खुर्शीद आलम की सरकारी रिहाइशगाह डीसी हाउस ज़ियारत पहुंचे तो डीसी ज़ियारत मिस्टर वकार खुर्शीद आलम ने हमें डीसी हाउस आने पर तहे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा और उसके बाद वो हमें अपनी रिहाइशगाह ले गए। जहां उनसे खुसूसी बातचीत हुई। नाज़रीन, इस वक्त हम डीसी ज़ियारत उनकी रिहाइशगाह पर है। बहुत ही ऑनरेबल हमारे आज के जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें उनका नाम है और खुदावंद ने बहुत ब्लेसिंग दी है कि इस यंग एज में वो डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत है। और मेरे लिए भी और आइज़ैक टीवी की टीम के लिए भी आज खुशकिस्मती है कि एक दिन आइज़ैक टीवी में वो आज हमारे गेस्ट हैं ऑनरेबल मिस्टर वकार खुर्शीद आलम साहब। तो हम आपको वेलकम कहते हैं एक दिन आइज़ैक टीवी के प्रोग्राम में। तो बहुत अच्छा लगा, आज हम ज़ियारत आए हैं तो सबसे पहले लोग देख रहे हैं, पूरी वर्ल्ड में आपको देख रहे हैं कि इतनी यंगेस्ट एज में आप डीसी हैं। ये बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो कैसे खुदावंद ने आपको, पहले आप सबसे पहले आप अपना इनिशियल एजुकेशन के बारे में बताएं और उसके बाद जो हायर एजुकेशन आपने हासिल की और फिर प्रोफेशनल जो आज आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इसके बारे में आप जरा बताइए। इनिशियल एजुकेशन जो है मेरी, वो स्कूलिंग मेरी सेंट माइकल हाई स्कूल कोयटा कैंट से है और उसके बाद FSC मैंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से की। उसके बाद BSc भी मेरी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से है। उसके बाद मैंने MBA किया इकरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जॉब्स की। सून आफ्टर माई एजुकेशन सबसे पहले मैंने बैंक में जॉब की, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में, UBL में। अप्रॉक्सीमेटली मैंने कोई 8 मंथ्स वहाँ पे सर्व किया। उसके बाद नादरा में चले गया एज असिस्टेंट मैनेजर। राइट। फिर मेरी पोस्टिंग खारान हो गई, ये 2005 की बात है। जी जी।
तो उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, रिज़ाइन करना पड़ा। फिर मैंने तैयारी शुरू की, फिर उसी के साथ मेरी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में जॉब हुई एज असिस्टेंट मैनेजर। 1 साल मैंने वहाँ सर्व किया। फिर मुख्तलिफ जॉब करते करते मैं यहाँ पे आ गया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल सर्विस में। फिर मैंने सेक्रेटरीट में सर्व किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर्व किया एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एज अ सेक्शन ऑफिसर्स काम किया, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, SNJD है। फिर 2015 की बात है शायद, मैं AC किला अब्दुल्ला रहा, असिस्टेंट कमिश्नर। जी असिस्टेंट कमिश्नर किला अब्दुल्ला। कोई 10-11 महीने मैंने वहाँ पे सर्व किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग संजावी होगी। यहाँ पे हम जो बैठे हैं ज़ियारत के अंदर, तो ज़ियारत का ही एक सब डिवीज़न है संजावी। 2 साल मैंने यहाँ पे सर्व किया। उसके बाद प्रमोशन हो गई मेरी 18 में। फिर मैं एक्चुअलाइजेशन के लिए मेरी पोस्टिंग हो गई पशीन में एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। ओके। वहाँ सर्व करने के बाद वहाँ भी मैंने कोई 10-11 महीने सर्व किया। फिर पोस्टिंग हो गई मेरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज ए डिप्टी सेक्रेटरी। अब ज़ियारत में एज ए डिप्टी कमिश्नर ये मेरी पहली पोस्टिंग है एज ए DC। कब से है? ये 17 जनवरी को मैंने चार्ज रिज्यूम किया था। अच्छा। और 21 में। क्या और 2 महीने हो चुके हैं, खुदा का शुक्र है। तो बस ये एक छोटी सी एक जर्नी थी जो मैंने आपको बता दी। मैंने कांग्रेचुलेशन आपको आइजक टीवी की तरफ से। एक दिन आइजक टीवी के प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं हमारे आइजक टीवी के चैनल से, तो हम बहुत यंगेस्ट एज में आपको खुदा ने इतनी बरकत दी है। तो आप जैसे ये इलाका हम देख रहे हैं कि ज़ियारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो फाउंडर हैं पाकिस्तान के, उनके नाम से कि आखिरी जो उनकी जो डेज थे कुछ अरसा यहाँ उन्होंने गुजारा, इस वजह से बहुत मशहूर है। तो इसके अलावा भी क्या इसकी कुछ ऐसी खसूसियात वो ज़रा बताइए। ऐसा है कि ये एक सेंचुरी थी जहाँ पे मतलब जो पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ जी, यहाँ पे जो पेशेंट्स होते थे उनका इलाज होता था, जो ज़ियारत रेजिडेंसी है। फिर ऐसे था कि गवर्नर जनरल का PA यहाँ पे रहना शुरू हो गया, और इसका नाम जो ज़ियारत पड़ा है ना, वो बेसिकली इसका नाम होस्की है। होस्की है एक ऐसे था कि कोई पुराना बुज़ुर्ग था, मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, वो यहाँ पे नीचे आए और 8 से 9 किलोमीटर के फासले पे बाबा खरवारी के नाम से आपने जगह सुनी होगी। जी अभी रास्ते में हमने तो 18वीं सेंचुरी की बात है। वो यहाँ पे आ गया तो लोग उसके पास जाते थे, फिर वो फौत हो गया तो लोगों ने उसको सेंट मानना शुरू किया। तो वो उसकी नाम चेंज हो के जब लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाते थे तो फिर से इसका नाम ज़ियारत पड़ गया, तो तब से इसका नाम ज़ियारत मशहूर हो गया। ज़्यादा पॉपुलैरिटी ज़ियारत ने इसलिए गेन की क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यहाँ पे आके स्टे किया करते थे गर्मियों के दिनों में। तो वैसे ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसके अलावा ये एक वर्ल्ड हेरिटेज है जोनीपर फॉरेस्ट के हवाले से पाकिस्तान का, मतलब बल्कि आप ऐसा करें कि सबसे बड़े ज़खायर जो जूनीपर के हैं वो यहाँ पे हैं, और हर साल हमारे पास मतलब पाकिस्तान इवन जो बाहर से जब कोई बलूचिस्तान में आता है फर्स्ट यही होता है कि वो ज़ियारत को विज़िट करे। यहाँ पे हमारे सर्दी गर्मी टूरिस्ट आते रहते हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं। ज़ियारत रेजिडेंसी तो प्रोमिनेंट है सब में से, उसके अलावा और बड़ी डिफरेंट लोकेशंस हैं। अबुश्ता हाउस रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो बड़ा अच्छा है। फिर संडे मंतंगी है, आगे चौतेर रेस्ट हाउस है। उसके अलावा ये जो पहाड़ हैं जूनीपर के दरख्त हैं, ये एक बड़ी अट्रैक्शन है लोगों के लिए। अच्छा DC साहब ये बताइएगा कि हम जब कोयटा से आए हैं तो मेरे लिए बड़े ऑनर है कि आपके बड़े भाई वो हमें लेके आए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ज़ियारत में ही तैनात हैं। जी मिस्टर आफ्ताब खुर्शीद आलम साहब। तो रास्ते में हमें उन्होंने काफ़ी प्लेसेस के बारे में बताया भी है। यहाँ उन्होंने बताया कि बादाम और सेब बहुत ज़्यादा है, वो भी हमने देखे हैं। बड़ा मतलब खुदावंद की तरफ से ये बड़ी ब्लेसिंग है ऐसी चीज़ों की। तो यहाँ जब हम एंटर हुए तो आपका ऑफिस भी उन्होंने दिखाया हमें दूर से, DC ऑफिस। तो उस वक्त बहुत रश था, हम देख रहे थे मुख्तलिफ लोग थे वहाँ खड़े थे। और आपको कैसा लगा कि आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका तल्लुक है
और हमारा बेसिकली हम लोग तो पंजाब से हैं, तो हमें वहाँ का जो सारा क्योंकि ये बलूचिस्तान है तो कैसे लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मनसब है पूरे ज़िले के, यानी कि आप कह लें कि डीसी जो है सबसे बड़ी जो पोस्ट है, तो आपको कैसे लगता है कि आपको जब वो देखते हैं तो ये लोग आपको कोई इनके बारे में पूछना चाहूँगा। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल का सबसे जो बड़ा हुक्म है इरशाद आज़म है, ग्रेट कमीशन, वो यही है कि जाओ और जाके सबको मुझको अपना शागिर्द बनाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपकी तबलीग जिसको हम वो कहते हैं एवेंजलिज्म, जी सर, वो या तो आप बाइबल उठा के आप बाकायदा हवाले पढ़ के उनको माइल करते हैं अपनी तरफ कि भाई ये हवाले कहेंगे, ये हमने करना है, मतलब लोगों को तरगीब देते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। लेकिन दूसरा मैं समझता हूँ कि आपका जो करैक्टर है बीइंग क्रिश्चियन, वो है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कलाम मुक़द्दस की जो बातें कही गई हैं, अगर वो हमारी ज़ात के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो हम इटसेल्फ एक उनके लिए एक रोल मॉडल है कि भाई बीइंग क्रिश्चियन मैं यहाँ पे क्या डिलीवर कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरे में और दूसरे में कितना डिफरेंस है। तो ये हम अपने करैक्टर से ज़ाहिर करते हैं। तो खुदा का शुक्र है और खुदा का फजल है कि मुझे ये मनसब दिया गया, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे करैक्टर से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो कि मैं क्रिश्चियन। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने जो दादा हैं वो बलूचिस्तान में पेंटिकॉस्टल की बुनियाद जिन्होंने रखी उनमें से एक वो भी हैं, और आज तक लोग उनको याद करते हैं। ज़रूर उनका नाम बताइएगा प्लीज़। बरकत मसीह। बरकत मसीह। इवन मैं जब मैंने किला अब्दुल्ला में सर्व किया, पशीन में सर्व किया, तो जब संजावी था तो लोरेलाई उसके बड़ा करीब है, तो वहाँ पे भी जब मैं किसी को बताता था कि मैं बाबे बरकत का पोता हूँ तो वो जानते थे। उस दौर में वो यहाँ तक आए हैं बाइबल उठा के लोगों पे दुआ करने, कलाम सुनाने। तो अगर मैं उस तरह नहीं कर सकता तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने करैक्टर से रिफ्लेक्ट करूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और जहाँ तक बात रही है कि मतलब लोगों के दरमियान मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्रिश्चियन, और मैं इस पे फ़ख्र महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये शो करूँ और मुझसे रिफ्लेक्ट हो ये चीज़ें। That's good. अच्छा डीसी साहब ये बताइएगा कि आप इस बड़े यंग एज में, मेरा भी जो आइडिया है वो आप अभी 30 अबव है और बड़े खुदावन ने आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी है, तो आप हमारी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन स्पेशली जो नौजवान है, यूथ, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत बड़े मनसब पे आए हैं, और ये बहुत बड़ा फ़ख्र है कि इस इलाके में हर अक़वाम रहती है कि एक मसीह डीसी है, और आपने जो पहली बात की कि जो फल है वो पहचाना जाता है, आपने जो बात की है इसको मैं सेकंड करता हूँ कि आपकी जो ऑनेस्टी है हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर, बहुत हम पंजाब में रहते हैं तो लोग कहते हैं जी ये अफसर आ गया, क्रिश्चियन आ गया, ये बड़ा ऑनेस्ट है, और वाकई ही इसकी पासदारी भी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो आपको खुदा ने गिफ्ट दिया है, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स बने? मैं कुछ चीज़ें सर उसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए इंसान को। लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बन के आप सर्व कर सकते हैं। इंसान किसी भी कैपेसिटी में है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, जो वो अपना पार्ट प्ले कर सकता है वो करे। और जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में आएँ, मेरा तो उनको ये पैगाम है कि वो पूरे डेडिकेशन से अपनी तालीम हासिल करें, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें। हाँ, इसमें ये एक एज होता है कि ना सिर्फ आप खुद एक मनसब पे बैठ जाते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, जो आप दूसरे जैसे प्रोफेशंस है उनमें नहीं कर सकते। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर आप आ जाएं तो आप अपनी कम्युनिटी को अच्छे तरीके से, उनके मसाइल हैं जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है उनको आप टारगेट कर सकते हैं और मसाइल को दूर कर सकते हैं। तो यूथ को आना चाहिए अगर उनका इंटरेस्ट है इस तरफ। अगर दूसरी तरफ है किसी और प्रोफेशन की तरफ तो वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसको ज्वाइन करें। लेकिन अगर इस तरफ है ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट को सर्व करना है, तो डेडिकेशन के साथ आएँ। और
बलूचिस्तान में रहते हुए मैं अगर किसी के काम आ सकूं इस हवाले से, मैं मतलब जिस चर्च में जाता हूं वहाँ भी मैंने ये चीज़ कही है कि हर हवाले से अगर मैं कहीं भी हेल्पफुल हो सकता हूं तो मैं इस हेल्प के लिए तैयार हूँ। दैट्स ग्रेट। वकार खुर्शीद आलम साहब, आप ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है पूरे दुनिया के अंदर। आइजैक टीवी का पास्टर अनवर फजल साहब ने ये उनके आइजैक टीवी की प्रोडक्शन है, तो आपको कैसे लगा? हमने आपसे रब्ता किया और आप भी एग्री हुए, क्योंकि मोस्टली बिजी जो लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो कैसी अवेयरनेस है एक दिन आइजैक टीवी के साथ कि हम इसको 30-35 मिनट का ये प्रोग्राम जब चलता है तो उसमें आपकी पूरी प्रोफाइल आप मतलब फोकस होते हैं, हाईलाइट हो जाती है। तो आपको इसके बारे में बताइएगा, एक दिन आइजैक टीवी के साथ कैसा लगा प्रोग्राम? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आइजैक टीवी ने जब से स्टार्ट लिया है तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं। राइट। ये बड़ी अच्छी काविश है कि ये वाला प्रोग्राम ऐड किया गया। उसमें एटलीस्ट ये अंदाज़ा होता है कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जहाँ भी सर्व कर रहे हैं वो वहाँ पे कैसी लाइफ गुजार रहे हैं और किस तरह अपने ख़ासकर इलाके के और अपनी कम्युनिटी के मसाइल को हल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी काविश है और मैंने आपका प्रोग्राम देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें जिस तरह से आप कम्युनिटी के लोगों को उजागर करते हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मोस्टली हमारा अक्सर ये समझा जाता है कि कम्युनिटी के अंदर मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा बुराइयां दिखाई जाती हैं कि ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं चाहे किसी भी प्रोफेशन से, आप उनको हाईलाइट करो तो इससे ये बड़ा अच्छा तासुर जाता है कि कम्युनिटी के लोग अच्छे ओहदों पे, अच्छी पोजीशन पे बैठ के अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं और ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि दूसरी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं। इससे पहले कि हम डीसी ऑफिस आपके साथ जाएं, आप हमें अपने ऑफिस का भी सारा विजिट करवाएं, तो आप ये बताइएगा कि आप कोई खुसूसी कोई पैगाम देना चाहते हैं क्रिश्चियन लीडरशिप को, और जिसमें तमाम हमारे मसीह आते हैं, उनके लिए कोई आपके पास कोई खुसूसी मैसेज है तो वो बताइएगा। सर, पैगाम तो ये है कि हमारे अंदर जो डिवीज़न है, कलाम में कहीं नहीं लिखा कि आप किस कलीसिया से बिलोंग करते हैं। हमें बाइबल को फॉलो करना चाहिए, कलाम की बातों को फॉलो करना चाहिए, उस पे अमल पैरा हो के अपनी कम्युनिटी को अपनी शख्सियत के अंदर जो मसीह किरदार है उसको सामने लेके आना चाहिए। और दूसरा, हमारे जो क्रिश्चियन लीडर हैं उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। यहाँ पे चूँकि हम माइनॉरिटी होते हैं तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनको इनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें चाहिए कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को जितनी चाहे सपोर्ट दे वो कम है, एटलीस्ट एजुकेशन में, हेल्थ में और हर हवाले से जो हो सकता है ताकि इनको अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब हम मुत्तहिद होंगे। कोई डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन है चाहे उसका किसी भी सेक्ट से ताल्लुक, कोई भी डिनोमिनेशन। जी, बस ये है कि मुत्तहिद होना चाहिए। मैं बड़ा खुश हुआ कि आप बाइबल का भी बड़ा नॉलेज है आपके पास और एक फेथफुल क्रिश्चियन है। तो नाज़रीन, अभी हम इनके साथ ही हैं। तो आज जो एक दिन आइजैक टीवी के हमारे गेस्ट हैं ऑनरेबल डीसी ज़ियारत, उनके आप मुख्तलिफ हम विज़िट करेंगे, उनके ऑफिस जाएंगे। तो आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। बातचीत ख़त्म होने के बाद वो हमें अपने दफ्तर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लेंगे।
कुछ देर उनके साथ उनके दफ्तर में अहम गुफ्तगू हुई। A great blessing of Lord Jesus Christ. DC ऑफिस ज़ियारत में हम बैठे हैं, ये गिनाइजिक टीवी के साथ। आप हमारे आज के गेस्ट हैं। बहुत अच्छा लगा कि इतनी यंग एज में आप डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत, और पहली ही अपॉइंटमेंट आपकी 2 माह पहले यहाँ हुई। जो इस मनसब पर आप पहुंचे हैं, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत लोग प्लान्स करते हैं, तो कैसे मुमकिन हुआ? आपने कभी सोचा था कि आप डीसी डिप्टी कमिश्नर बनेंगे? सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन एक कोशिश थी कि कुछ किया जाए। तो एक ऑब्जेक्टिव इंसान अपने लिए सेट करता है, तो उसी तरह मैंने भी अपने लिए कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए और उनको परस्यू किया। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं डिप्टी कमिश्नर बनूंगा। या सर, कहने की बात ये है कि ये खुदा का फजल है, ना मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। ये सर, वो जैसे कलाम में लिखा है कि सरफराजी ना मशरिक से आती है ना मगरिब से, ये खुदा की तरफ से। तो ये खुदा का फजल है कि मैं इस ओहदे पे बैठा हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी जो दुआएं हैं वो मेरे वालिदैन की। मेरे वालिद लास्ट ईयर वो फौत हुए। 2017 में मेरी वालदा फौत हुई। तो मुझे अभी भी याद है, मैं मतलब जब तैयारी कर रहा था तो मेरी इस जर्नी में, या मैं जो इस ओहदे तक पहुंचा, उसमें मेरे वालिदैन का बहुत रोल है। मतलब हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे वालिद की ये बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम जब वो बिस्तर मर्ग पे थे, तो मेरे 2 दोस्त थे, उनके आर्डर हुए डीसी नसीराबाद और डीसी जाफराबाद। वो मेरे बैचमेट भी थे। ओके। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि काश तुम्हारा भी आर्डर इसी में हो जाता। तो 3-4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, और एग्जैक्टली 1 साल के बाद मेरे आर्डर हुए। तो ये उनकी दुआएं हैं और खुदा का फजल है, नहीं तो इंसान इस काबिल नहीं है कि वो इस होते तक अपने बलबूते पे पहुंचे। ये खुदा का फजल है। वाइस 3 बाप, उसमें लिखा है कि हर चीज़ का एक वक्त है। जी सर। जैसे आपने कहा कि आपके वालिद मोहतरम जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सारी स्ट्रगल, काविशें, उनकी मेहनत से आप आए, और उनकी डिज़ायर थी कि आप भी, जो आपके बैचमेट थे 2, वो डीसी लगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी कि आप भी लगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा जो आज आपकी सारी जो इज्जत है, ये आपके वालिदैन की वजह से है। और आई डू अप्रिशिएट कि आप इस मनसब पर आए हैं। और इंसान की किताब में लिखा है कि इंसान के बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन खुदा का इरादा कायम रहेगा। ये खुदा की मर्जी थी। और मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली बड़ी ब्लेस्ड है, और आपके आने वाले जो मैं समझता हूँ दिन है और ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। जब देखिए आप एक ऐसे ज़िले में हैं, इसके बाद आप मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे, और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, तरक्की दे, उम्र की दराजी दे, ताकि आप इस अपनी कौम की, हम पाकिस्तानी हैं एंड वी प्राउड ऑफ इट, हम उनके पाकिस्तान के लिए ये काम कर रहे हैं, ना सिर्फ कि हम क्रिश्चियंस के लिए कर रहे हैं या मुस्लिम या किसी और मज़ाहिब के लिए, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पाकिस्तानी। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक ऐसे इलाके में, क्योंकि हम पंजाब से हमारा तल्लक है, और हम जब बलूचिस्तान को देखते हैं तो हमें थोड़ा लगता है कि वहाँ मुख्तलिफ अक़वामें रहती हैं। आपको पता है पिछले साल पीछे चले गए तो टेररिज्म का बड़ा जोर था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रोल अदा किया, और आज पीस कायम है। आप पीस के बारे में क्या कहना चाहिए? बलूचिस्तान के हालात अगर आप देखें तो 2005 के बाद नवाब अकबर भुट्टी साहब के शहीद होने के बाद से थोड़े डिस्टर्ब हैं। उसमें ऐसा है कि बाहर के अनासर भी जो दूसरे ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, वो भी शामिल हैं। लेकिन हमारे जो इदारे हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव और अहम रोल अदा किया है इस अमन को बरकरार रखने में। इसमें अगर आप देखा जाए, आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत से हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है। और ये सारी कुर्बानियों के बाद आज भी जो पुराना मतलब एक
हमारा वो था कि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम व दायम रहे, वो बनाने में वो काफ़ी हद तक बल्कि कामयाब हो गए हैं। और कोई वजह नहीं कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारे इसी तरह काम करते रहे तो मज़ीद स्टेबिलिटी और पीस जो है वो न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आएगी। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत, हमने काफ़ी जगहों पे विजिट की है और बड़े अच्छे लविंग पर्सनैलिटीज़ के मालिक हैं यहाँ लोग। और मैं समझता हूँ डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखी। मैं अभी काफ़ी दफ़ा आया हूँ और तमाम जितनी भी कौमें यहाँ रहती हैं वो सारे इंटरफेथ जो हार्मनी है उसको भी बरकरार रखा हुआ है। तो इंटरफेथ हार्मनी का भी होना ज़रूरी है कि हम पहले नंबर पर पाकिस्तानी हैं, फिर हम कुछ जो भी हमारा रिलीजियस है, और जब तक हम वन नेशन नहीं होंगे, तमाम हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होंगे तो हम अक़वाम में हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो क्या आप कहेंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बलूचिस्तान के हवाले से ख़ासकर आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मैं अपनी सर्विस के दौरान किला अब्दुल्ला, पशीन, संजावी, मतलब जितने भी स्टेशन पे सर्व किया और उसके अलावा सेक्रेटेरिएट में, तो कभी फील नहीं किया डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। रादर मुझे ये लगता है कि क्रिश्चियन होना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। ये मेरा प्लस पॉइंट है, इसमें मुझे एडवांटेज ज़रूर मिला, कभी डिसएडवांटेज मैंने फील नहीं किया कि मुझे इसकी वजह से मिला। ये मेरा प्लस पॉइंट है। ये बहुत बड़ी एक अच्छे मसीह होने की पहचान है, फेथफुल क्रिश्चियन। कि आप क्रिश्चियन होने के जो आपके पास टाइटल है बहुत बड़ा एक मनसब भी खुदा ने आपको दिया है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है फॉर ऑल नेशन कि एक दयानतदार ऑफिसर इधर तैनात है। तो खुदावंद आपको नेक्स्ट भी जहाँ भी आपकी ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको ब्लेस करे। थैंक यू। इसके बाद वो हमें 0 पॉइंट अबुस्ता हाउस की जानब ले गए, जहाँ रास्ते में उनकी गाड़ी में कुछ बातचीत हुई और उन्होंने इस इलाके के बारे में हमें काफी मालूमात दी। डीसी साहब आप जरा बताइएगा कि ये, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है ये जितनी भी प्लेसेस, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जी जी प्लीज। ये अभी हम जा रहे हैं प्रोस्पेक्ट पॉइंट की तरफ। ये यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो जब भी ज़ियारत आते हैं तो रेजिडेंसी के बाद उनकी फेवरेट जगह ये प्रोस्पेक्ट पॉइंट है। यहाँ से ऐसा है कि मतलब पहाड़ी है और नीचे बहुत मतलब गहराई है और वहाँ पे बड़े दरख्त भी लगे हुए हैं। तो वो बड़ा अच्छा व्यू देता है आपको। एक वैली की जो शक्ल है वो आपको प्रॉपर दिखाई देती है। ये यहाँ पे इस रास्ते को डुमेरा का रास्ता भी कहते हैं। डुमेरा, हाँ। इसके थ्रू हम हरनाई भी जा सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है अबुश्ता के नाम से। अबुश्ता जो है पश्तो में सनोबर को कहते हैं, सनोबर यानी जूनिपर को। तो वो रेस्ट हाउस जो है अभी उसको रेनोवेट किया गया है और जो रेनोवेट के बाद उसकी जो कंडीशन है वो बड़ी अच्छी है। अब मतलब ये है कि मैं आपको जब वहाँ पे जाऊँगा दिखाऊँगा, वो बड़ा खूबसूरत बनूँगा। जी जी ज़बरदस्त, थैंक यू। बड़ी अच्छी ये लग रही है, देखे जी बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़े खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है। और मैं समझता हूँ कि ये ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड के इतने अच्छे पहाड़, दरख्त और बड़े फ्रूट के हवाले से मेरा ख्याल है वेल नॉन बलूचिस्तान। और ये खिता यहाँ सेब वगैरह और ड्राई फ्रूट भी काफ़ी है इधर है। जी जी खासकर सेब के हवाले से बहुत मशहूर है। वैसे भी फूड बास्केट कहा जाता है। यहाँ पे हर किस्म का फ्रूट लगता है। फ्रूट, अनार, ब्लैक कम्बर, चेरी, हाँ जी, हर तरह के फ्रूट यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। और मोस्टली यहाँ के जो फ्रूट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अभी ये सीज़न फ्रूट्स का नहीं है। फ्रूट अभी मई और जून के बाद जो है चेरी लगेगी, फिर ब्लैक कम्बर होगा, फिर इसी तरह सितंबर से सेब होगा। अभी ये है कि थोड़ा सीज़न चेंज हुआ है तो उसमें अभी फूल निकले हैं दरख्तों में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने उसको। दैट्स ग्रेट। अगर हो सके तो हमारा कैमरामैन साहब ये दिखाएं ज़रा ये व्यू के लेफ्ट साइड से। इतनी देर में हम अबुस्ता हाउस पहुंच गए। डीसी वकार खुर्शीद आलम ने हमें अबुस्ता हाउस के बारे में पूरी जानकारी दी। इसी दौरान कोयटे से आए हुए चंद मसीह रहनुमाओं से मुलाकात भी करवाई, जिनमें
ज़फ़र इकबाल खोखर, हारून मसीह, जावेद मसीह, नौरोज़ अयूब, सोहेल इमानुएल और डीसी ज़ियारत के बड़े भाई आफ्ताब खुर्शीद आलिम, असिस्टेंट डायरेक्टर व एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ज़ियारत शामिल थे। डीसी वकार खुर्शीद आलम और उनके बड़े भाई आफ्ताब खुर्शीद आलम और उनके दोस्तों के हमरा, जिनमें ज़फ़र इकबाल खोखर, हारून मसीह, जावेद मसीह, नौरोज़ अयूब और सोहेल इमानुएल के साथ खाने की मेज़ पर बैठ के और हम सब ने लजीज बलूचिस्तानी रवायती खाना खाकर खूब सैर हुए। खाने में मौजूद बलूचिस्तान की मशहूर रोश मटन कढ़ाई, काबली पुलाव, मटन रोस्ट, चिकन बिरयानी, चिकन रोस्ट, फिंगर फिश और बलूचिस्तान की मशहूर चप्पल कबाब मौजूद थे। खाना खाने के बाद हम डीसी हाउस के लॉन में बैठ के, जहां हम सब ने दोस्ताना माहौल में गपशप की और इकट्ठी चाय पी। टी टाइम ख़त्म होने के बाद डीसी ज़ियारत मिस्टर वकार खुर्शीद आलम ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से हमें सियाफ किया और हम उनके बड़े भाई मिस्टर आफ्ताब खुर्शीद आलम के साथ वापस कोयटा की तरफ रवाना हो गए।